नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वंदे मातरम पर। महासंग्राम किसी भी राज्य की विधानसभा, वहां का हाउस जब इतिहास बोलता है तो बहस सिर्फ अतीत की नहीं, आने वाले कल की भी होती है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि सियासत, इतिहास और विचारधारा की तीखी बहस का केंद्र बन गया। वैसे भी विधानसभा सत्र के कम दिनों को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है। समाजवादी पार्टी सत्र बढ़ाने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। और इसी उथल पुथल के बीच वंदे मातरम पर चर्चा ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम पर बोलते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की नींव कांग्रेस ने 1937 में ही रख दी थी। सीएम योगी के मुताबिक जब तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे तब तक वंदे मातरम कोई विवाद नहीं था, लेकिन कांग्रेस छोड़ते ही इसे मुस्लिम लीग का औजार बनाकर सांप्रदायिक रंग दिया गया। गीत वही रहा लेकिन एजेंडा बदल गया। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर 1937 का जिक्र करते हुए कहा कि इसी लखनऊ से वंदे मातरम के खिलाफ नारे लगे और उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योगी ने बताया कि 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर इसे मुस्लिमों के लिए असहज बताया था और फिर 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने गीत के अंश हटाने का फैसला किया, जिसे सद्भाव कहा गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे तुष्टीकरण की पहली आधिकारिक मिसाल बताया। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि इतिहास सिर्फ तारीख नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है, क्योंकि वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं बल्कि भारतीयों के लिए एक संस्कार है। उधर विपक्ष भी हमलावर है। सपा सत्र बढ़ाने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि जिनका आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं रहा, उन्हें वंदे मातरम पर बोलने का अधिकार नहीं। अब सवाल यही है कि 150 साल बाद भी वंदे मातरम विवाद में क्यों है? आस्था और राष्ट्र भावना का विषय है या फिर हर दौर की वही तुष्टीकरण वाली राजनीति? और जब सत्र की अवधि से लेकर इतिहास की व्याख्या तक सवालों में है, तो यूपी विधानसभा से उठी ये बहस अब पूरे देश में गूंज रही है। वंदे मातरम जय घोष या राजनीति का अखाड़ा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर सदन में दिया गया सीएम साहब का संबोधन भी सुन लीजिए और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी सुन लीजिए। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादी स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद इस मुद्दे को खुलकर जहर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार बनाया और गीत को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग दिया। गीत वही रहा लेकिन एजेंडा बदल गया। 15 अक्टूबर 1937 इसी लखनऊ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 20 अक्टूबर 1937 नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा और कहा कि इसकी पृष्ठभूमि मुस्लिमों को असहज कर रही है। देखिए, वंदे मातरम ये देश विभिन्न सभी वर्गों का है, सबको सम्मान करता है। और वंदे मातरम की चर्चा 4 घंटे 5 घंटे में, तो हम तो कहेंगे कि आप हाउस 3 दिन का है, आप हाउस 10 दिन का कर लो, 15 दिन का कर लो, और बड़ी चर्चा होनी चाहिए वंदे मातरम के साथ साथ। जो और वंदे मातरम की बात कौन कह रहे हैं? जिन लोगों का इस देश के लोकतंत्र पर भरोसा न रहा हो, देश की आज़ादी में कोई योगदान न रहा हो, जिन्होंने अपने कार्यालय पर, जो भारतीय जनता पार्टी का मेन संघ कार्यालय है, जो आरएसएस का कार्यालय, वहाँ पर 50 साल जिन्होंने झंडा ना फहराया हो, ऐसे लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। लेकिन वंदे मातरम की चर्चा कराएं और बड़ी चर्चा कराएं, हाउस का समय और बढ़ाएं, वंदे मातरम भी चर्चा हो। देखिए, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार वंदे मातरम पे जो चर्चा कराने की बात ये लोग करते हैं, इनका कोई भी योगदान ना आज़ादी में रहा है, ना तो स्वतंत्रता की कोई भी लड़ाई में रहा है। जब वंदे मातरम जो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, वो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, उसमें गाया गया था। और ये लोग किस मुंह से वंदे मातरम की बात करते हैं? इनके मुंह से वंदे मातरम की बात और राष्ट्रगान की बात शोभा नहीं देती है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें प्रस्तुत करते हैं। प्रदेश की जनता जानती है कि इनका रुख किस तरह से ग्राउंड पर है। निश्चित तौर पर वंदे मातरम भारत के अमर शहीदों का, क्रांतिकारियों का, भारत के सच्चे सपूतों का हमेशा से वो मंत्र रहा है जो प्रत्येक नागरिक के मन में, युवाओं के मन में भारत भक्ति का संचार करने वाला मंत्र रहा है।
जिस मंत्र को पढ़ करके, जिस मंत्र को बोल करके प्रत्येक क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार हो जाता रहा है, वह आज के नागरिकों के लिए, आज के नौजवानों के लिए उतना ही प्रेरणादायी है। इस पर चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। तो वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में बोल रहे थे तो वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कांग्रेस को इतिहास भी याद कराया और साथ ही साथ ये भी बताया कि आज की पीढ़ी को ये सब क्यों पता होना चाहिए। वहीं बीजेपी इसे संस्कार भी कह रही है, देशभक्ति के लिए मंत्र भी बता रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस पर खूब चर्चा कीजिए, लेकिन सत्र के दिनों को बढ़ा दीजिए। और ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आजादी में बीजेपी का कोई योगदान ही नहीं, तो वंदे मातरम पर बात करने का उनको अधिकार नहीं। मिलियन में हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों के तरफ सवाल भी पूछे जाएंगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है वंदे मातरम को लेकर इतनी बहस की। शमशेर आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश अय्यर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राकेश जी। सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप स्पोक पर्सन है कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले शमशेर आजाद जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ। क्या वाकई इसे जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है 1937 से अभी तक, क्या अभी तक जो आरोप लगाए जाते रहे थे, योगी जी ने कहा कि इसकी शुरुआत तो वहीं से कर दी गई थी क्योंकि कुछ लोगों के हित के लिए वंदे मातरम के अंश को हटाया गया था, और अब तक जो हमें पता चलता रहा वो आधा वंदे मातरम था, जिसको लेकर आज तक हम चर्चा सुन रहे हैं। जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी आ रही आपकी आवाज आ रही है जी। बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि आज जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता में वापसी के लिए इस कदर राजनीति में अपना स्तर इस कदर गिराए हुए कि जनता ने भी बिल्कुल इनको नकार दिया है, और प्रदेश की जनता ने भी बिल्कुल साफ ये कह लिया कि उत्तर प्रदेश में क्या कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार को आने नहीं देंगे। जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई योजना आती है, जब भी कोई क्रांतिकारी कदम भारतीय जनता पार्टी उठाती है, तो कहीं ना कहीं विवाद करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, जनता से जुड़ने का कोई काम नहीं, जनता इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं होती, हर दूसरे दिन ये एक मुद्दा बनाते हैं जो सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर का नारा दिया, उसके बाद आपने देखा कि बिहार हार के बाद फौरन वो बदल गया। इसी तरीके से अखिलेश यादव रोज अपने कार्यालय में चुटकुला और ठहाके लगाने का कार्यक्रम करते, लगातार उनके यहाँ इस तरीके की बातें होती है, लेकिन कोई मुद्दा ऐसा नहीं होता कि जिस पर सड़कों पर उतर कर जनता के साथ कोई प्रदर्शन कर सके, कोई धरना दे सके, कोई कार्यक्रम कर सके। अब वंदे मातरम की बात अगर हम कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय गीत अगर पारित हो चुका है, ये कानून एक बन चुका है, तो अब आप उसको, या तो फिर आप कहिए कि भाई कानून और संविधान पे हमारा लोकसभा राज्यसभा में जो पास किया जाता है उस पर हमारा विश्वास नहीं, हम उसको मानते नहीं, न्यायपालिका को हम मानते नहीं, कानून को हम मानते नहीं, तो भाई एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन जब ये पास हो चुका है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय गान, उसी तरीके से राष्ट्रीय गीत भी है, तो हमें हमारे ख्याल से तो अगर विपक्ष इस पर हमला न करे, विपक्ष इसको मुद्दा न बनाए, तो ये बहुत ही सरलता के साथ हो जाएगा। लेकिन ओछी राजनीति का मतलब सिर्फ ये हो जाता है कि एक तबका, एक वर्ग जिसको तुष्टीकरण के जरिए उसको खुश करने की कोशिश, उसको जो है उसके जरिए सत्ता पाने की कोशिश, उसके जरिए जो है कहीं ना कहीं देश में एक आग भड़काने की कोशिश समाजवादी पार्टी के लोग जो कर रहे हैं कि उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये देश का विकास नहीं सोचते, ये देश में मुख्य धारा से जुड़ने का काम नहीं करते। ये जब भी कोई बात करते हैं तो एक विशेष वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता थी तो उसको भी किनारे कर दिया था। और ये वहां अंदर से मैसेज फैलाते हैं इनके प्रवक्ता, इनके नेता लोग कि देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर नए कानून ला रही है, किस तरीके से आपको जो है वंदे मातरम की वंदना करना पड़ेगा, आपको मदरसों में पढ़ाना पड़ेगा, आपको स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई आज इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले लोग कहीं ना कहीं मिशनरी का जब प्रोग्राम होता है तो उसमें प्रोग्राम करते कि नहीं करते हैं। तो अगर वंदे मातरम गाना राष्ट्रीय गीत हमारा हो गया तो उसको गाने में क्या इतराज हो सकता है। और बात करने लगते हैं कि वो आरएसएस ने नहीं फैलाया था और आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया था। हम कह रहे हैं जब नहीं फहराया था तब नहीं फहराया था, आज तो आरएसएस आपके साथ तैयार, आज आरएसएस मुसलमानों को साथ लेकर चली। और ये मोहन भागवत का जवाब भी पारू जी आपने कई बार उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मोहन भागवत विशेषकर जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर बात करते हैं, जिसके लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी वोट इकट्ठा किया कि आरएसएस आ जाएगी तो आपको जो बाहर कर देगी, आपको निकाल देगी, आपको ये करेगी। लेकिन आरएसएस ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं आरएसएस जो है मुसलमानों के लिए नर्म रुख। शमशेर साहब, उनका दिक्कत ये भी है कि छोटा सा सत्र है, उसमें आप चर्चा कराना चाहते हैं तो सत्र के दिनों को बढ़ा दीजिए, खूब चर्चा कीजिए, ये भी तो आपसे कहा जा रहा है, वो भी सुन लीजिए फिर।
हम कह रहे हैं कि चर्चा कराने की बात ही क्या है। इसको अगर ये सर्वोपरि है, अगर ये चाहते हैं कि भाई जनता के पैसे से सदन चलता है, अगर ये चाहते हैं कि सत्र जो है दूसरे और मुद्दों पर उठाया जाए, तो इनको स्वेच्छा से मान लेना चाहिए। यही तो मुद्दा बना रहे हैं, उठाने का काम तो यही कर रहे हैं, विवाद तो यही फैला रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, पर जो है पर्चियां फाड़। ठीक है, उज्जवल पाठक जी, एक गीत जिसको राष्ट्रगीत हम कहते हैं, जिसको हम सभी बचपन से गाते आ रहे हैं, उसको लेकर जो बातें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बात खत्म, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, न सदन का वक्त बर्बाद, न संसद का वक्त बर्बाद। और उसके बाद चूंकि जो इतिहास में हो गया उसे स्वीकारने में क्या दिक्कत है? जो हुआ तो वो तो हुआ ही है, और ये आप खुद भी कहते हैं कि उस वक्त जो हुआ वो उन्होंने नहीं किया, जिसने भी किया एक्सेप्ट कीजिए और बात को आगे बढ़ाइए। नहीं क्या एक्सेप्ट कीजिए पारुल जी, आप बताइए क्या एक्सेप्ट कीजिए और क्या वो ये चाह रहे हैं कि आप मान लें कि नेहरू जी की वजह से और कुछ लोगों को खुश करने की वजह से वंदे मातरम से कुछ अंश हटाए गए थे। राष्ट्रगीत है हमारा। किसकी वजह से आप ये बताइए, कौन कह रहा है नेहरू जी की वजह से? सामने लाइए हमारे। भाई इतिहास की जानकारी का अभाव है, आप यहाँ डिबेट में इनको बैठा रहे हैं। कौन कह रहा है बताइए आप? ये जो सत्ता वाले कहे, सत्ताधीश कह रहे हैं। 1937 में जब वंदे मातरम में संशोधन किया गया तो उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आचार्य नरेंद्र देव, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके साथ साथ सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक व्यापक योगदान दिया। आजादी के आंदोलन में एक बड़ा नाम था। तो केवल नेहरू जी के ऊपर ठीक रहा आप लोग फोड़ रहे हैं। यदि इतिहास की बात योगी जी कर रहे हैं, आपने अभी कहा इतिहास याद दिलाया, तो योगी जी से पूछिए कि इनका इतिहास तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने का था। इनका इतिहास तो अंग्रेजों की मुखबिरी और उनसे 60-60 रुपए पेंशन लेने का था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है? आप इनसे पूछिए। अगर ये इतिहास को थोड़ा बहुत भी जानते हो तो 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने साबरमती नदी के किनारे क्या कहा था अपने अधिवेशन में? इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। और इसी को दोहराते हुए जिन्ना ने अपने लाहौर अधिवेशन में 1941-42 में कहा था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का हम समर्थन करते हैं। और जिन्ना तो शुरू से इसी के साथ थे। जिन्ना के साथ किसने सरकार बनाई आप बताइए? जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही तो लुका छिपी खेलते रहे। कांग्रेस तो अलग रही, फिर भी हमने इनको अपनी सरकार में मंत्री बनाया। देश के साथ दगा इन्होंने पुराना देख लीजिए आप उठा करके। वंदे मातरम को राष्ट्रीय जवाब दीजिए शमशी साहब। बनाना हो या उसको संविधान में लागू करना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं आप जी। शमशी साहब जवाब दीजिए। कौन कर रहा है? अगर चाहिए तो उसी वक्त बंदिश लगा देते कि भाई यहीं से बैन किया जाता है, यहीं से खत्म किया जाता है, लेकिन बैन नहीं लगाया। और आज अगर इसको उस समय हम इसको अनिवार्य कर रहे हैं तो आपको क्या परेशानी? आपसे तो इतना बता दें कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। अरे भाई आज आप बताइए, वंदे मातरम इस देश में सबसे ज्यादा निर्विवाद गीत है। इसको जन स्वीकारता प्राप्त है, संविधान सम्मत है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो आप लोग चर्चा करके क्या दिखाना चाहते हैं देश को? आप ये बताना चाहते हैं कि हम कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं या विपक्ष वाले ये बताएं कि हम कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं? भाई आप ये बताइए, वंदे मातरम में देश में संसद में चर्चा हुई, ऐसा एक सांसद बता दीजिए इस देश का जिसने ये कहा हो जो विपक्ष और कांग्रेस से रिलेटेड हो कि मैं वंदे मातरम को नहीं मानता हूं। वंदे मातरम तो राष्ट्र गीत रहा है और रहेगा। और वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का एक आध्यात्मिक चेतना रही है। भाई वंदे मातरम स्वीकार करना चाहिए ना। आप कहीं आपके राहुल गांधी को कहना चाहिए मैं वंदे मातरम को वंदे मातरम को स्वीकार कौन नहीं? आप लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया, आप लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, आप लोगों ने तिरंगा झंडा आज अपने मुख्यालय में नहीं लहराया। चलिए अहीर साहब को इन कर रही हूँ मैं। लहराया, आपने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। राकेश अहीर जी ठीक है, रुक जाइए। इस पूरे मामले से एक तो फ्यूचर की एक पिक्चर तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। दूसरा यह कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्र का वक्त बढ़ाइए और उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीजेपी कह रही है इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आप कह रहे हैं सत्र बढ़ा दीजिए और चर्चा कर लीजिए। जी नहीं, राकेश अहीर साहब से सवाल ले रही हूँ मैं। जी कहिए। देखिए पारुल जी, 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में जब ये गीत को एक्सेप्ट किया गया और गीत को राष्ट्रीय गीत माना गया,
फिर उस गीत पे अगर आप सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप संविधान सभा को खारिज कर रहे हैं, संविधान सभा पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जब आजादी से लेकर अब तक इनका कोई योगदान देश में नहीं है, तो ये राष्ट्रभक्त और देशभक्त का सर्टिफिकेट नहीं बांटे तो अच्छा है। जिनका आजादी में नाखून कटाने तक का योगदान नहीं है, 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया आरएसएस की जो है कार्यालय पे, आज वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बने घूम रहे हैं कि हम सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हैं। इस देश में कौन वंदे मातरम का अपमान कर रहा है? कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो वंदे मातरम का अपमान कर रहा है, और करेगा क्यों? तो सवाल यह है कि ये कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार ये गीत को गाया गया। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि देश में इनका योगदान क्या है। ये सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए ये वंदे मातरम का एक सुनियोजित तरीका ला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सदन आप बढ़ाइए और बहस करिए। मैं भी वंदे मातरम बोल रहा हूँ, आप बताइए बेरोजगारी खत्म कर दीजिए। मैं वंदे मातरम बोल रहा हूँ, महंगाई खत्म कर दीजिए। वंदे मातरम बोल रहा हूँ, अरावली का वो पहाड़ी जो ऑक्सीजन और पर्यावरण के लिए एक मिसाल है, उसको आप न दीजिए। आप उस पर नहीं बात करेंगे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष पे ठीकरा फोड़ रहा है। जैसे उज्जवल भाई ने कहा कि जब पटेल जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे शख्सियत लोग थे उस कमेटी में, जब उसका जो भाग हटाया गया, तो आप सवाल क्या पटेल साहब से पे खड़ा कर रहे हैं? क्या वो देशभक्त नहीं थे? महात्मा गांधी देशभक्त नहीं थे जिन्होंने गोली खाई? इनके नाथूराम गोडसे के जो इनके विचारक थे, तो क्या ये लोग वो महात्मा गांधी देशभक्त नहीं थे? सबसे बड़ा देशभक्त ये सावरकर थे, जिन्होंने 60 रुपया मासिक पेंशन लिया अंग्रेजों की मुखबरी करके। वो जो है देशभक्त थे, और जो गोली खा गए महात्मा गांधी, वो देशभक्त नहीं थे। तो ये पारुल जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता समीर साहब है, इनको बोलने की तो पहली बात है नहीं कि क्या बोलेंगे। इनके पास इतिहास की जानकारी नहीं है कि इतिहास में हुआ क्या। ये तो बेचारे आ गए बलि का ठीक है, ठीक है। एक फैक्ट जो हमें सभी को ही पता है, आप लोगों को भी पता है, 30 अक्टूबर 1937 1937 सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा था नेहरू जी ने, ये सभी को पता है। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ था ये भी सभी को पता है कि मुस्लिम समुदाय असहज हो रहे हैं, इसलिए उस अंश को हटाना चाहिए। ये कहीं पर भी किसी भी हिस्ट्री बुक में किसी भी जगह पर जाकर आप पढ़ लीजिए, ये फैक्ट है। तो इसलिए इस पर मुझे नहीं लगता कि बहस होनी चाहिए, ये फैक्ट है। अब कहिए शमशी आजाद साहब। नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। आप अधूरी बात बता। ये शुरुआत जहां से हुई और ये लेटर कहाँ लिखा गया, उसके बाद कमेटी बैठी है। तो ये शुरुआत भी पौधा बोया कहाँ से गया था, वो बात कर रही हूँ। ठीक है शमशी साहब, शायद अखिलेश यादव आजादी के लिए शहीद हो चुके हैं, मुलायम सिंह यादव आजादी के लिए शहीद हो चुके, शिवपाल यादव शहीद हो चुके। यही समाजवादी पार्टी का इतिहास बनाना चाहते हैं। क्यों बता रहे हैं अपने छुपाने के लिए? आप बताइए आरएसएस कहाँ खड़ी थी? आप बताइए कि बीजेपी कहाँ खड़ी थी? बीजेपी के एक नेता को बता दीजिए, आरएसएस का एक नेता को सिंगल नाम ले लीजिए। आप जब कोई आरएसएस की गठन हुआ तो आप बताइए क्या ना। आपका क्या योगदान है, आप अपना बताएं ना। क्या मुलायम सिंह का योगदान? आप तो पहले हैं ना, आप बताइए कि आपने भाई उज्जवल जी अगर बात कर रहे हैं, आपका योगदान क्या है? नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, देश को बांटना, देश के सौहार्द को बांटना, गंगा जमुनी तहजीब को बांटना, ये तो आप बीजेपी कर रही है। और आपके पास गाया गया है वहाँ। आप तो बेवजह भी परेशान हो रहे। आपका तो कोई योगदान ही नहीं आजादी में समाजवादी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का तो फिर भी था, वो तो मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी थी, समाजवादी पार्टी अपने को बेवजह शामिल कर रहे हैं। क्या योगदान दिया आरएसएस ने? योगदान क्या था देश की आजादी का? बताइए, आप बताइए कि आरएसएस ने। ठीक है, एक ही सवाल पर टिके हुए हैं। क्या योगदान था? आप बता दीजिए योगदान, बता दीजिए कि ये योगदान भारतीय जनता पार्टी का था देश को आजाद करने में। आपकी आजादी के कोई योगदान नहीं था। आप तो अंग्रेजों की मुख्य थे। अब आपको 60 रुपया पेंशन मिलता था सावरकर जी को। बात करेंगे 60 रुपया पेंशन। ठीक है, तो बार बार बीजेपी बस बार बार यही पूछ रही है कि वंदे मातरम को पूरा गाने से आपको क्या दिक्कत है।
यहाँ अपना को मैं स्टैंड ले दिक्कत लीजिए। बताई। कई आहिर साहब, क्या दिक्कत है अगर पूरे जो अंश अब हटाए गए थे जिनमें देवी देवताओं का भी जिक्र था उसको अगर शामिल कर लिया जाए, हम पूरा गाने लगे, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये जोड़ना अंश चाह रही है तो फिर ये एक सदन में बहस लोकसभा में कराई थी। अभी लोकसभा शीतकालीन सत्र खत्म हुए 2 से 3 दिन हुआ, तो बहस निष्कर्ष क्या निकला ये देश को बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। क्या लोकसभा जोड़ा के सदन है? नहीं, मैंने निष्कर्ष की बात ही नहीं की, मैंने कहा कि अहिर जी आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? उत्तर प्रदेश एक स्टेट का सदन है, अगर लोकसभा पूरे देश का सदन है। नहीं, एक तो सेकंड मैं कह वापस रहा हूं लाइए, कि जब वापस वो लाइए, सदन रुक में जाइए, रुक बंदे जाइए, रुक जाइए। मातरम मैं क्योंकि अब मैं बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, तो मैं कंक्लूजन पर आना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अहिर जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? कहाँ चर्चा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्यों हो रही है, इस पर स्टैंड क्या है, क्या होना चाहिए? आपके सवाल को मैंने सुना नहीं। मैंने कहा अगर पूरा गाया जाता है, जो अंश हटा दिए थे उनको जोड़ा जाता है, जो पहले गलतियां हो गई अगर उनको दुरुस्त कर लिया जाता है, तो आपका स्टैंड क्या है इस पर? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपके चैनल पे समी साहब के सामने वंदे मातरम गाने को तैयार नहीं, हूं। मैं देखिए सवाल फिर मेरा, नहीं, फिर गाने को आपने तैयार शायद हूं। गलत समझ रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं अली साहब। मैं तो मैं तो वंदे सीधा मातरम पूछ रही हूँ, गाने होना को तैयार चाहिए, हूं। जो अंश पहले हटा दिए गए थे आप उनको जोड़ देना बताइए चाहिए वंदे या नहीं मातरम जोड़ना से- चाहिए? मैं इससे तो कह मुस्लिमों रहा हूं की कि भावनाएं, वंदे आपके मातरम- वोट बैंक की भावनाएं वंदे आहत तो नहीं हो रही? मातरम आप भोपू लगा के हर चौराहों पे एक माइक लगा के गवाइए, किसी को मैं तो क्या आपका आपत्ति स्टैंड है? चाह रही हूँ ना, आप स्टैंड तो लेकिन लीजिए, क्या क्या दिक्कत है? होना मैं चाहिए, क्या नहीं होना बोलूं? चाहिए? मैं विरोध कह क्यों कर रहे रहा हैं हूँ आप? समाजवादी पार्टी संविधान पे विश्वास करती है आप तो पुरानी बातें लेकर चले जा रहे हैं कि तो यहाँ कोई संविधान के खिलाफत नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ आपसे एक स्टैंड लेने की बात कही जा रही है जो आप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उज्जवल पाठक जी कहिए, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि होना चाहिए, क्या उसका ये संविधान न्यूट्रल कंडीशन नहीं चलेगा सर। कहिए उज्जवल पाठक जी। ओके 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 ओके, रुक जाइए। देखिए, बिल्कुल कहिए उज्जवल पाठक जी। देखिए, ये जो आप जो सवाल पूछ रही हैं, ये अपने आप में एक असमंजस की स्थिति पैदा करता है। आप ये बताइए, आप कह रही हैं कि गलती हो गई, संविधान सभा के निर्णय को आप गलती कह रही हैं? अरे मैंने कहा संविधान सभा सपोज अगर कोई चीज आप दुरुस्त करनी है, वो गलती हो गई अगर, उसे आप वर्ड टू वर्ड डिफाइन मत कीजिए, वो गलती ही थी। अगर आपने किसी समुदाय को खुश करने के लिए एक अंश हटाने के वंदे मातरम में से कोशिश की है, तो उसके आज का भारतीय गलती मानेगा। अब आगे बताइए। पारुल जी, संविधान सभा के क्यों मानेगा मैडम, बताइए। संविधान सभा वाया उड़ते हुए पहुंच गया क्या? वो मसला उड़ते हुए संविधान सभा में तो नहीं पहुंचा होगा ना सर, कि डायरेक्ट जाके संविधान सभा में पेश हो गया? अरे नहीं, आप ये बताइए, पहले किसी की मंशा तो रही होगी ना, उसी मंशा का जिक्र हो रहा है कि किसने उस बीज को बोया। आपको गलती नजर आ रही है? दोनों ही पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण आप ये बताइए, मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे कि शुरू कहाँ से हुआ, किसने उसका बीज बोया कि वंदे मातरम से वो अंश हटाने चाहिए, किसकी सोच थी? संविधान सभा तक तो बाद में कमेंट सीडब्ल्यूसी में तो बाद में पहुंचा होगा। वो महान लोग थे। देखिए सर, अब मैं स्टैंड लेने की बारी पे आ गई हूँ कि आप क्या चाहते हैं। जो हो गया वहां से अब आ जाइए 2025 में, क्या वंदे मातरम को लेकर जो बीजेपी चाह रही है कि उन पूरे वंदे मातरम को गाया जाए, पूरे वंदे मातरम को लेकर हम आगे बढ़े, वो आप चाहते हैं या पुराने 1937 पे कायम है? मैं वही बता। हाँ प्लीज मैडम, लेट मी। देखिए, संविधान ने वंदे मातरम को स्वीकार किया है। मेरे पास 30 सेकंड है और मैं चाहती हूँ कि आपका स्टैंड क्लियर हो जाए, तो वहां पर आ जाइए। आप ब्रीफ मत कीजिए, मुझे अपना स्टैंड बताइए। देखिए, हमारा स्टैंड ये है कि जो वंदे मातरम संविधान ने स्वीकार किया है, वो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत को हम गाएंगे। आपके लिए राष्ट्रीय गीत भाजपा आरएसएस की प्रार्थना होगी, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, ठीक है। एक लाइन में जवाब दीजिए शमशी साहब। की संविधान, ओके ना टाइम साहब, शमशी साहब एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, बिल्कुल साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत में है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और उसके बहुमत की वजह से ही उन्होंने जो है राष्ट्रीय गीत को इसको जो है पूरी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए प्रण लिया है। और हमारे ख्याल से विपक्ष के अंदर हिम्मत भी नहीं, ताकत भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी निर्णय को रोकने की हिम्मत रखता हो। ये अलग बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में चर्चा है, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के अंश जो हटाए गए उसको लेकर नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी आज की पीढ़ी को इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। वंदे मातरम जैसे एक मंत्र कह रही है बीजेपी, वंदे मातरम जैसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ रही है बीजेपी, राष्ट्रगीत है, और पहले जो हटाए गए थे अंश उनको जोड़कर सार्वजनिक करने की बात कर रही है, जिस पर राजनीति हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली लाइन को तैयार कर रही है बीजेपी। वहीं विपक्ष का कहना है कि जो संविधान सभा ने उस वक्त तय किया था हम उसी राष्ट्रगीत को मानेंगे। आगे देखते हैं इस बहस को कहां ले जाकर हम थमता हुआ देखेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।